आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ शेप्स के ऊपर है, बट चेक करना जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पास कुल मिला के 4 तरह के ऑर्बिटल्स आए, एस पी डी एफ। आप आगे आ सकते हो, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। पी में कितने आ सकते हैं? 6। डी में कितने आ सकते हैं? और एफ में 14। कुल मिला के ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एसपीडीएफ अभी आपने डब्बों से हमने समझाया, आपने समझ लिया, बट एक्चुअल शेप तो कुछ और होगी। एक्चुअल शेप पता कैसे चली? तो वो मैं श्रोडिंगर की कैलकुलेशन लाऊं, श्रोडिंगर का सारा डिस्ट्रीब्यूशन लाऊं, उससे पहले कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस से समझिएगा मेरे साथ। मान लीजिए जहां मैं खड़ी हूं वो है न्यूक्लियस, राइट? और ये रूम एक एटम है, मैं जहां खड़ी हूं वो है न्यूक्लियस, मैं रूम के बीचों बीच खड़ी हूं, एज्यूम कर लेना थोड़ी देर के लिए। अब जो मेरे पास श्रोडिंगर की कैलकुलेशन है, हर पॉइंट पर वो क्या ढूंढ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज जाई स्क्वायर। नमन इधर ही देखना और सीधे बैठो, मेरे ड्राइंग रूम में नहीं हूं, सीधे बैठो। वन लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग यू, वन लास्ट टाइम। सो यहां पर आपके पास मैं न्यूक्लियस हूं और मैं अपने चारों तरफ क्या ढूंढ रही हूं, क्या बता रही हूं? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 99% कहां है? ये इधर, बिल्कुल मेरे साथ। थोड़ा और दूर गई, थोड़ी कम, थोड़ा और दूर गई, थोड़ी कम, और फिर आपको कहा 95% जहां जहां प्रोबेबिलिटी है उसको क्या दे दो? एक बाउंड्री। बट 3 डायमेंशन में जब आप बाउंड्री दोगे तो वो बाउंड्री क्या होगी? पूरा स्फेयर होगी। ऐसा हमने आपको सुनाया और आपने सुन लिया और मान लिया। तो चलो, जब तक मान लिया तब तक बात करते हैं। जब प्रोबेबिलिटी कर्व्स, उन्होंने डिस्टेंस के साथ प्रोबेबिलिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है उसको बताना शुरू किया। जैसे 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 आप दूर जाते जा रहे हो, जाई क्या होता जा रहा है? छोटा या कम, जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो। अब अगर हम दूर जाते जा रहे हैं तो चेक करना, ये दोनों कर्व्स अपनी अपनी कॉपी में बनाइए हेडिंग के साथ। तो पहला ग्राफ जो आप बनाते बनाते समझ रहे होंगे वो है जाई और आर के बीच का। व्हाट इज आर? जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जाय माने वेव का सिग्नल, एम्पलीट्यूड। जाय क्या था बच्चों? हमारे पास जाय था एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते गए, एम्पलीट्यूड जाय घटता गया। ठीक है? तो अब यही चीज अगर आप पहला ग्राफ बना चुके हो तो चेक, यही चीज मैंने एक्स एक्सिस में करी, मेरे हाथ को देखिए क्योंकि वहां 3D नहीं ला रही मैं, एक्स एक्सिस में करी, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आया। वाई एक्सिस में करी, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आया। जेड एक्सिस में करी, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आया। इतना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का, जाई के सिग्नल का। यानी अगर मैं अपने आप को न्यूक्लियस कह रही हूं, मेरे से 2 सेंटीमीटर पे भी जाई का एम्पलीट्यूड, यानी जाई माने एम्पलीट्यूड, सेम आया, इधर 2 सेंटीमीटर पे भी सेम आया, और जेड एक्सिस इधर पे भी सेम आया। हर एक्सिस पे अगर जाई की वैल्यू इक्वल आई है, डिस्टेंस इक्वल होने पर, इधर गई 2 सेंटीमीटर पे सेम, इधर गई सेम, और जेड एक्सिस जो है हमारी इधर गई सेम। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी शेप हाईली सिमेट्रिकल हो। आपके हिसाब से 3D ज्योमेट्रीज में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल शेप कौन सी है? स्फेयर। तो पता लगा, इस ग्राफ से देख के किसी को सपना आया या किसी की कैलकुलेशन थी श्रोडिंगर की ऑब्वियसली, कि एस ऑर्बिटल हो ना हो स्फेयर ही हो सकता है। चाहे मैं एक्स एक्सिस में गई, वाई एक्सिस में गई, जेड एक्सिस में गई, हर एक्सिस में ग्राफ डिट्टो कॉपी सेम। इट मीन्स व्हाट? भाई ज्योमेट्री पक्का, इसकी शेप पक्का क्या है? स्फेरिकल है। फिर इसके बाद मैंने अगला बनाया, अभी मैंने लिखा नहीं है क्या बनाया है, सोचते हैं सुनते हैं। अब ये मैंने जाई और आर बनाया। अगेन यहां से शुरुआत तो सिमिलर सी है, वो मेरे से जुड़ गया है, जुड़ा नहीं है वैसे, मतलब बहुत छोटा सा, अगर मैं जूम करूंगी तो है गैप। शुरुआत तो सेम ही थी बच्चों, लेकिन यहां पर इफ एवरीवन इज लुकिंग हेयर, यहां एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज हो रही है। इतनी दूर, ये क्या है? डिस्टेंस। न्यूक्लियस से इतनी दूर अचानक जाई किसको टच कर रहा है? जीरो को। यानी न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर जाई किसको टच कर रहा है? जीरो। जाई का जीरो होने का मतलब क्या है? वो जो वेव थी ना, जो ये
इसको हम कहते थे बच्चों जाई एम्पलीट्यूड, जो इतनी देर से बोल रही हूँ। ये जीरो है मतलब फ्लैट। ईसीजी की मशीन में या हार्ट बीट वाली मशीन में वो ये आता रहता, तो फ्लैट का मतलब तो क्या है? जीरो। फ्लैट मतलब खत्म। फ्लैट का मतलब कुछ नहीं बचा। अगर इसको जीरो टच कर दिया, वो जगह इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वहां एम्पलीट्यूड मिला ही नहीं वेव का। आपने कभी रोजमर्रा की जिंदगी में एक वर्ड अगर सुना हो नोड, इसका क्या मतलब होता है? कहाँ सुनते हैं डे टू डे लाइफ में नोड्स? शायद बायो में सुनते हो, बॉटनी में सुनते हो, या रोजमर्रा की लाइफ में कहीं नोड सुनते हो। ये वो जगह है नोड, गांठ। रोजमर्रा की लाइफ में मैं क्या कहूंगी उसको? गांठ। जहां पर अगर मैं शुगर केन की बात कर रही हूं, वहां पे जूस भी उतना मीठा नहीं है, वो गांठ है। लाइफ तो क्या ही होगी वहां पे, राइट? नोड। नोड एक ऐसी जगह को कहा जाएगा जो गांठ बन गई, यानी जो मेरे यूज की नहीं है। तो नोड इसको नाम दिया गया, इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को। यानी आप न्यूक्लियस से इधर चले थे ये सोच के, जैसे 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 हम दूर जाते गए जाई घटता गया, वेव का सिग्नल कमजोर होता गया, पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी आगे कमजोर होगी। लेकिन थोड़ी दूरी पर एक जगह ऐसी आई जहां जीरो है। जीरो मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। यानी कि थोड़ी दूरी के बाद एक बेल्ट, अब मेरे को बेल्ट क्यों बोलना पड़ेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट 3D, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल 3D। एक बेल्ट ऐसी आई, ये मैंने बेल्ट बनाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी या एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव का क्या हो गया? जीरो। नो चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। नोड भी लोकेट हो गया इसके अंदर। मैं इसका आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कैसे हम इसको वो करते हैं। तो ये तो नोड आ गया। अच्छा, नोड के बाद बात खत्म नहीं हुई। अब वेव का एक साइड अगर मैं पॉजिटिव एंड दिखाती हूँ, तो जब रीस्टार्ट होगा तो ट्रफ बनेगा, वो नेगेटिव एंड ही बनेगा। इस ट्रफ का मतलब वैसे नेगेटिव मत ले लेना। के नीचे जो है ये वेव फंक्शन का साइन है और कुछ नहीं है। इसको ये मत समझना कि एम्पलीट्यूड नेगेटिव में गया। कह तो सकते हो हाँ एम्पलीट्यूड नेगेटिव में ही गया, मान तो सकते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो से नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी नेगेटिव में होगी। देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी शुरू हुई, अगेन शुरू हुई, एंड सरप्राइजिंगली इट रीचेस टू अ मैक्सिमा। उसके बाद फिर और दूर गए तो अब तब जाके डिक्रीज हुई। तो 1s की शेप तो मैंने स्फेरिकल बता दी, 2s में क्या माजरा हो गया? शुरुआत की चीज बताती है ये भी स्फेरिकल होगा, बीच में एक गड़बड़ हो गई बात, नोड आ गया। तो अगर अब मेरे से कोई 2s की शेप पूछे तो वो ये ग्राफ ही उसकी शेप बता सकती है। तो चेक मैं क्या बना रही हूं, ये रहा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ पहले तो वही स्फेरिकल शेप फॉलो हो रही है जब तक मेरे को समझ आया। उसके बाद एक ऐसी बेल्ट बन गई जिसको हम क्या कहते हैं? नोड, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी या इसका वेव सिग्नल क्या होगा? जीरो। उसके बाद फिर वेव सिग्नल स्टार्ट हुआ, यानी उसके बाद फिर वापस से यहां पर पॉसिबिलिटी, एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा था, मतलब काफी तो नहीं, मतलब अब वो पूरा प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर, थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा और यहां तक पहुंचे। इसको कहेंगे 2s। है स्फेरिकली, लेकिन इमेजिन करो एक बॉल है हॉलो, बीच में है न्यूक्लियस, उसके बीच में एक और बॉल बनी हुई है, बड़ी बॉल के बीच में एक छोटी बॉल बनी हुई है। वो जो छोटी बॉल अंदर फंसी हुई है ना, वो हिस्सा है, स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो वो जो एक बेल्ट आई बीच में, वो था नोड, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, यानी 2s में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी इधर आई या इधर आई, जो भी है, ये बीच में एक नोड आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोड का मतलब क्लियर हुआ? लिखने को सब अगली स्लाइड पे समरी आ जाएगी एक एक चीज की, बट अभी शुरुआत में व्हाट डू आई मीन बाय नोड अगर कोई पूछे, node is a space around nucleus where probability of finding electron is zero, that is xi square is zero. Obviously xi will also be zero, xi और xi square दोनों ही जीरो होंगे। चलिए लिखने से पहले एक आखिरी चीज और बता दीजिए, 3s में कितने नोड? ग्राफ देखते ही समझ आ जाएगा, 2। तो 1s में 0 नोड,
2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड। अब मैं यहां तुम्हें 5s का बना के दे दूं, कितने नोड होंगे उसमें? पहचान लोगे? 4 नोड। तो अब अपनी अपनी कॉपी में 1s 2s 3s बनाइए और शेप्स जरूर बनाइएगा। मैं 3s की भी बना देती हूं यहां पे। टू एस कोई मांगेगा, बिना नोड के बनाई तो 1s हो जाएगा। 2s की शेप यही होगी जिसमें अब तुम आज के बाद से नोड बनाओगे। अगर तुमने कहा 1s जैसा ही 2s है, भूल जाओ, गलत। 1s की ये विदाउट नोड, और इसको लेबल भी करोगे बकायदा बनाने के बाद, दिस इज नोड। और 3s की शेप मैं यहां बना रही हूं। ये रहा पहला नोड और ये रहा दूसरा नोड। 3s के अंदर 2-2 नोड्स हैं। आदर्श क्लियर हो रहा है? हुमेरा क्लियर हो रहा है बच्चों? यस मैम। तो कोई नोड मिला ही नहीं, और मेरी चॉइस नहीं है, इक्वेशन के ग्राफ ने बता दिया मिला ही नहीं 1s में नोड। नोड स्टार्टेड फ्रॉम 2s। तो s की सिमेट्री, s की ज्योमेट्री क्लियर होगी बच्चों ऑल? अब 2p का देखो जरा। कौन मेरी क्लास में एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन देता है 2s 1s और 2p में, या 2s और 2p के ग्राफ में? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोल दो यार। न्यूक्लियस के सबसे पास जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो सिग्नल। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग? अब तक क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। जिस दिन पढ़ा रही थी उस दिन भी आत्मा पे जोर पड़ रहा था कि मैं कुछ इसको बदलने वाली हूं आगे जाके। लेकिन अब तक हम क्या सोचते आए? क्योंकि हाइड्रोजन एटम पढ़े जा रहे थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसमें 1s ही होना था, तो हम उसी हिसाब से काम चला रहे थे। पहली बार मैं देख रही हूं ऐसा भी हो सकता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रोबेबिलिटी कम कम, मतलब बहुत कम। धीरे दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। कुछ अटपटा है ना, कुछ उल्टा है ना। उसमें दूर जाने पे घट रही थी, इसमें दूर जाने पे बढ़ रही है। पक्का स्फेरिकल तो नहीं हो सकती, एटलीस्ट ये पता चल गया स्फेरिकल तो हो नहीं सकती। बनाओ फटाफट, फिर शेप गैस करते हैं इसकी। मैं जो शेप दूंगी और ये ग्राफ जो समझ आपको देगा, चेक करना उससे। पी वाई पी जेड तीनों पे सेम है, बस मैं उसी का वेट कर रही हूं, पहले ग्राफ बन जाए। तीनों पे सेम आएगा, इसमें भी जी। अब अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से शेप ढूंढनी शुरू करती हूं तो शेप क्या है बच्चों? देखो, बातचीत बंद करना। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी, मैं जाई को एक लिबर्टी ले रही हूं, जाई स्क्वायर भी साथ में लपेट रही हूं। आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी कि मेरे को उम्मीद है मेरी क्लास को पता है जाई ज्यादा है तो जाई स्क्वायर भी ज्यादा ही होगा। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस पे शुरुआत कर रही हूं वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो ऐसी कौन सी शेप हो सकती है? तो उसकी एक शेप जो एक्चुअल शेप है मैं वही बना के दे रही हूं आपको। अब मेरे को बड़ा बनाना है तो काफी दिखाना पड़ा, नहीं तो अगर ढंग से देखेंगे ना आप, यहां तो प्रोबेबिलिटी का चांस ही नाम मात्र है। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही हूं, देख रहे हो कितना वॉल्यूम, कितनी जगह घिर गई। 95% को मैंने बाउंड्री देनी थी ना, सबसे ज्यादा चौड़ाई तो इसमें इधर आई है भाई। और अगर मैं एकदम एक्यूरेट बनाऊं तो यहां आई है। तो यानी कि ये इतनी जगह पर प्रोबेबिलिटी मेरे को सबसे ज्यादा मिली होगी, उल्टा न्यूक्लियस के पास कम है। और अगर मैं इसको बहुत ध्यान से, बहुत प्रॉपर ज्योमेट्री से बनाऊं तो ये है, देख रहे हो न्यूक्लियस पे है ही नहीं प्रोबेबिलिटी। एंड सरप्राइजिंगली ये वाई एक्सिस थी, जरा एक्स एक्सिस देखना, कोई चांस ही नहीं है एक्स एक्सिस में तुम जाओ इलेक्ट्रॉन तुमको मिले, डेड फ्लैट लाइन। उसी तरह से जेड एक्सिस मतलब बोर्ड से यूं जाती हुई पीछे, जेड एक्सिस देखो उसमें कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन मिले। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में ना मिलने के बाद आप अगर देखो, मैंने वाई एक्सिस पकड़ी। वाई एक्सिस में भी शुरू जो किया है ना वो जीरो से शुरू किया, कोई नहीं है एकदम न्यूक्लियस के पास। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जाने लगे वैसे वैसे आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी बढ़नी, या जाए का सिंबल, जाए की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, वेव फंक्शन की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई।
तो ऐसी शेप जो इस ग्राफ के साथ इन अकॉर्डेंस टू दिस ग्राफ चल सके, वो मेरे पास कौन सी शेप है? 2p की ये। अब 3 एक्सिस है मेरे पास, तो एक इस एक्सिस को यूजुअली हम क्या मान लेते हैं? z। केमिस्ट्री में दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी z एक्सिस। तो ये मैं बनाऊंगी तो ये होगा 2pz। बताना इसका n क्या है? 2, l क्या है? 1, m क्या है? एक ऑर्बिटल के लिए 3 ही क्वांटम नंबर चाहिए। श्रोडिंगर की कैलकुलेशन और सॉल्यूशन से सिर्फ 3 क्वांटम नंबर आए थे जो पहले दिन पढ़ाए थे। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन का मैं अगले दिन पढ़ाई थी आपको, वो श्रोडिंगर से लेना देना नहीं है उसका। श्रोडिंगर ने सिर्फ 3 क्वांटम नंबर दिए, n, l, m। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर की देन नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आया कि एक ऑर्बिटल में पक्का फिर तो एक स्पिन प्लस हाफ होगी, एक स्पिन माइनस हाफ होगी। 3 ही क्वांटम नंबर दिए थे श्रोडिंगर ने। एनीवेज, जब मेरे पास 2pz बन गया तो क्या मैं 2px भी बना सकती हूँ? और उसी तरह से मैं 2py भी बना सकती हूँ। बनाइए अपनी कॉपीज में, तीनों के तीनों बनने चाहिए। 2px, 2py, 2pz। आप मर्जी से एक्सिस कोई भी चूज कर सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ वही चूज करें। आप किसी को भी x और y और z कह सकती हैं, इट्स अप टू यू। अब ये चारों ग्राफ बनाए, देखिए क्या किया है हमने। ये 1s का जाई स्क्वायर वर्सेस r, ये 2s का जाई स्क्वायर वर्सेस r, ये 2p का जाई स्क्वायर वर्सेस r। तीनों बनाए पहले, फिर तीनों के तीनों पन्ने पलट के देखना जाई और r का ग्राफ क्या था, जाई स्क्वायर और r का ग्राफ क्या था, फिर डिफरेंस की बात करेंगे। पहले इसको बनाइए। अब मैं कौन से कर्व्स पे आ गई? दूसरे, जाई स्क्वायर, नॉट एम्पलीट्यूड। अब मैं एम्पलीट्यूड नहीं देख रही, अब रहने देना उस बॉटल को, ठीक है। मैं एम्पलीट्यूड नहीं देख रही, एम्पलीट्यूड उठा के ले आई मैं क्रस्ट से और उसका ऑन पेपर जाई स्क्वायर किया, स्क्वायर निकाला। तो अब कोई प्लस माइनस नहीं, अब कोई क्रस्ट रफ नहीं, अब सिर्फ एक वैल्यू है जाई की जिसका मैं स्क्वायर कर रही हूं। इसीलिए इन ग्राफ में एक्सिस के नीचे कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रस्ट रफ नहीं है, ये कोई वेव का एम्पलीट्यूड नहीं है। जाई स्क्वायर क्या है? एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहीं से उठा के लाई, ऑब्वियसली पिछले ग्राफ से, उसका स्क्वायर। दैट इज माई जाई स्क्वायर। पहले चारों ग्राफ बनाइए, स्कूल पेपर्स में इन्वॉल्व है यहां तक। तो अब आप मेरे को ये बताइए, एवरीवन, 1s और 2s में वो जो 0 को लाइन टच कर रही है वो क्या होगी? नोड। 3s में कितने नोड? और उसी तरह से 2p में कितने नोड? 0। तो नोड इज जाई इज इक्वल्स टू 0 या जाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डन? क्लियर है सबको? डम्बल शेप जो बनी, दिस इज 2px, 2py, 2pz। तो आपको सिर्फ ये इसीलिए बीच में बताया, कहीं हंसी मजाक में लेके खराब मत कर देना 2px, 2py, 2pz को। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पूछा ना ये डंबल्स का क्या है क्या नहीं है, वहां कुछ ऐसा ट्रिकी आया तो वापसी मुश्किल होगी। सो आपको ये पता चल गया कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा है, जाई और जाई स्क्वायर हम कर सकते हैं। ये स्लाइड एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, नीट और जेई के लिए है। इस स्लाइड में कहा ठीक है, आप पहले इतना बना लो फिर बताती हूँ ये क्या है। शायद बनाते बनाते कुछ और आपकी आंखें खुले। जाई स्क्वायर में एक चीज और लिख लीजिए, ठीक है, जाई स्क्वायर आपको पता है प्रोबेबिलिटी है, बट एनसीईआरटी एक और वर्ड देती है इसके लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो प्लीज इसको जाई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करिएगा। प्रेजेंटेशन देने के लिए और प्रिसाइज और ढंग से शेप को स्पेसिफाई करने के लिए तीसरा तरीका प्लॉट का। पहला तरीका क्या था बच्चों? जाई और आर के बीच, उसमें वो नेगेटिव वगैरह आया, हमें परेशानी हुई, तो हमने कहा हम क्यों नेगेटिव की बात करें, हम सीधे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मुझे बताया स्क्वायर किसी चीज़ का नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए उसको नीचे लाने की ज़रूरत ही नहीं थी और आसान हो गया मेरे लिए। तो मैंने जाई स्क्वायर पकड़ा। तीसरा और बहुत आसान तरीका, ये एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है, ये एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा और एक और आसान तो नहीं कहूँगी, और एग्जैक्ट बताने का तरीका, जब हमें पता है स्पेस है, हम अलग अलग एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, इससे बेटर है हम इकट्ठा एक साथ पूरे वॉल्यूम के लिए बात करें। अगर आप मेरा इस हाथ के इशारे को समझ पाएं तो ये मैं नोड बता रही हूँ शायद, दिस इज नोड। अब मेरे को नोड से पहले पहले के हिस्से में हर छोटे छोटे डिस्टेंस डी आर मतलब वेरी स्मॉल,
हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे चेक करना है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इन दैट कंप्लीट वॉल्यूम। तो क्यों ना वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें। तो वॉल्यूम की टर्म्स में अगर मैं एक गो में समझा पाई तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो मैं अगली क्लास में कुछ और तरीके से इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन लाऊंगी। बट नाउ आई एम रेफरिंग टू एग्जैक्टली व्हाट बुक इज राइटिंग, क्योंकि ये मेरे लिए जेई मेंस एडवांस में ये ट्रबलसम एरिया हो जाएगा। अगर मैंने कोई कहानी सुना दी, एक आधा शब्द आपने इधर उधर कर दिया तो आंसर गलत हो जाएंगे। सो यू हैव टू हियर एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बुक। कि एक और तरीका ढूंढा गया कि आप दो स्फेयर इमेजिन करो, एक स्फेयर जिसका रेडियस आर और दूसरा स्फेयर जिसका रेडियस जस्ट उस आर से थोड़ा सा ज्यादा डी आर। यानी कि एक ऐसा स्पेस चुन लिया, इसी के बीच हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ये न्यूक्लियस, ये स्फेयर, और इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस लेके एक और स्फेयर, उनके बीच के वॉल्यूम में मैं बात करूंगी और ये बदलती जाऊंगी। तो जब मेरे पास वॉल्यूम की टर्म्स में बात आएगी तो उसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम है ना, तो आर क्यूब, शायद आप समझ पा रहे हो, 4 पाई आर स्क्वायर। जब मुझे पता है कि मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात कर रही हूं, ये मेरे पास स्फेयर इमेजिन करिए इसको, और इसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस यानी डी आर। वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब। अब उसमें मैं एक ही एक्सिस में इंटरेस्टेड हूं तो 4 पाई आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरी इकलौती एक एक्सिस में मैं छोटा सा डी आर बढ़ा के और इन दो स्फेयर के बीच इस जगह की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में अगर बात करूंगी तो आई विल राइट इट एज 4 पाई आर क्यूब को मैंने ओपन कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू जाई स्क्वायर। कई कई जगहों पर ये डी आर नहीं मिलेगा तो फैलना नहीं है। आई एग्री 4/3 होता है, वो इन कैलकुलेशंस में जब हम गए वो 3 कहीं कट गया। वो कैलकुलेशन शॉर्डिंगर की मेरे पास है नहीं, मतलब है इन द सेंस कि मेरे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो कट कटा के सारी कैलकुलेशन के बाद वॉल्यूम को कंसिडर करके आया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये भी मैं बता रही हूं डी आर, आपको ऐसे मिलेगा। तो वहां कई बार आता है मैम क्यूब होना चाहिए वॉल्यूम में, स्क्वायर कैसे आ गया? वो एक आर नीचे है ना, वो यहां बढ़ाती जा रही हूं मैं, तो वो आर इधर है एक्चुअली। तो थोड़ा सा लीग से हट के बात है, ध्यान से समझने वाली, कि तीसरा आर इधर दे दिया इसलिए यहां पे मैंने 2 आर रखे। एक आर तो मैं बढ़ा रही हूं, बाकी 2 एक्सिस के आर मैं सेम रख रही हूं, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। सो वो कर्व क्या आया, ये किसका कर्व है? 1s का। तब पता चला मेरे को न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर, एकदम न्यूक्लियस के सर पे इलेक्ट्रॉन की मिलने का कोई चांस नहीं है। तीसरे प्लॉट में जाके मेरे को पता चलता है न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता वहां। ये उसका मैक्सिमा है, यहां मैं मानती हूं हाईएस्ट चांसेस है, और ये बहुत कम डिस्टेंस होता है। एंड जब इसका और डिटेल आएगा, जो मैं भी जिसके थोड़ा टाइम बोरो करना चाह रही हूं, ये 0 हाइड्रोजन के केस में बताएंगे रेडियस आर कितना था पहले ऑर्बिट का? लोग रात भर पढ़ के आए हैं 0. हाइड्रोजन के केस में सेम आया। इमेजिन द बोहर। अब नहीं कहोगे बोहर क्यों पढ़ाया। जो हाइड्रोजन के केस में मेरे को रेडियस मिला था पहले ऑर्बिट का, शॉर्डिंगर के आखिरी ग्राफ ने बताया मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस इधर हैं। और जब मैंने डिस्टेंस देखा, टू माय सरप्राइज, बोहर का डिस्टेंस और शॉर्डिंगर का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला डिस्टेंस सेम आया। तो हुई ना बात बोहर की करेक्ट, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो बोहर गलत नहीं था, बोहर सिर्फ हाइड्रोजन तक रहा। 50 साल और जी गया होता तो शायद बाकी भी आ जाते। तो ये आप देखिए, ये डिटेलिंग अब मेरी जो डीपीपी आखिरी गई ना, उसमें कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन है। अब ये डिटेलिंग उसके थ्रू आपकी एक्सपोज होगी, आप उसके थ्रू इन क्वेश्चंस को करेंगे और डाउट्स पूछेंगे। शेप करने से पहले मेरे बच्चे बताएं डी के 5 नाम। ये 5 ऑर्बिटल हैं। आपको बहुत नींद आ रही है ना,
काफ़ी झपकियाँ ले रहे हो, मैंने थोड़ी देर तो सोचा नहीं टोकती, बट पानी पी सकते हो, ठीक है, गो एंड हैव वाटर। सो यहाँ पर अगर आप देखें 5 हैं, ये तीनों के तीनों तो क्या हैं, डबल डंबल। ये भी डबल डंबल है, लेकिन पहले मैं इसकी शेप आपको डी जेड स्क्वायर की बताऊंगी, थोड़ी रिजेम्बलेंस बताना किसी से इसकी शेप मिलती जुलती है। तो कॉपी में मेरे साथ साथ बनाओ डी जेड स्क्वायर एवरीवन। मैं अलग कलर इस्तेमाल कर रही हूं, आपको कोई जरूरत नहीं है। डी जेड स्क्वायर, एक डंबल तो सीधा रह गया, दूसरा डंबल चारों तरफ इसके इस एक्सिस पे आ गया, राइट। डोनट शेप के नाम से ये फेमस है, डोनट तो पता होगा, इसको डोनट शेप के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। दिस इज डोनट शेप डी जेड स्क्वायर। बनाइए, तो ये एक्सिस ऑफ कोर्स कौन सी होगी, जेड एक्सिस। बनाइएगा इसको, थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको मतलब विजुअलाइज करना हो कैसा होता है। ऐसा होता है डी जेड स्क्वायर। तो जरूरी नहीं है आप 3D अपना उठा लें, क्रेयॉन्स 3D इफेक्ट दिखाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल पेन पेपर से बनाने की आदत होनी चाहिए। यहाँ साइंस में ब्यूटी की कोई जगह नहीं कि कितना सुंदर डायग्राम बनाया उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। दिस इज डी जेड स्क्वायर एवरीवन, ठीक है। चलिए अब अगली शेप्स में बताऊं आपको, ड्रॉ करवाऊं, उससे पहले एक दिखा देती हूं। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रटा रही हूं शेप्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मेरे ये दोनों हाथ, दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो एक्स में एक डंबल है और वाई में एक डंबल है। तीसरी एक्सिस, मतलब एक्स और वाई अगर आप ऐसे देखो, तीसरी एक्सिस कौन सी है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तीसरी एक्सिस में डी में इलेक्ट्रॉन कभी इस वाले में मिलेंगे ही नहीं। तो पूरा का पूरा, अभी जो मिरर बना रखे हैं अगले डायग्राम्स में दिखाऊंगी आपको, अभी इसमें तो हमने यहां पर मिरर बनाए हुए हैं, आई विल शो यू। बट क्या मैं कह सकती हूं इसमें जेड एक्सिस में प्रोबेबिलिटी विल बी 0? ये क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में वेडनेसडे को। इनमें से किस किस में जेड एक्सिस में प्रोबेबिलिटी 0 होती है? हाँ जी, मैं सुन नहीं पा रही हूं। ओके, जो भी बोले इतना जोर से बोले कि मैं सुन पाऊं, मैं अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होती हूं, मेरा फ्लो ब्रेक होता है। तो ये अगर आप देखें, इसमें जेड एक्सिस में ही प्रोबेबिलिटी है, इसमें जेड एक्सिस में ही प्रोबेबिलिटी गायब है, नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? कोई मेरे से पूछे कि इसमें कौन सी एक्सिस में प्रोबेबिलिटी 0, तो जेड। इसमें बाकी दोनों एक्सिस में प्रोबेबिलिटी 0 है, एक्स में और वाई में, सिर्फ किस में रह गई, जेड में। तो जरा आप लोग मेरे साथ एक और ऑर्बिटल बनाइए, और वो कौन सा बना रही हूं मैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बनाइए मेरे साथ। मैं वो जो 3D डायग्राम दिख रहे हैं बनाने बहुत मुश्किल है, तो मैं आपके लिए सिंपल फॉर्म में बना के यहां रख रही हूं, सो दैट आप बना पाएं। आदर्श और हुमेरा, बीच में हमारा शायद सिग्नल चला गया था, क्लास ऑफ हो गई थी, सो हम बस शेप सब डी की बना रहे हैं, हमने कुछ खास नहीं किया। हाँ जी, वो एक ऑर्बिटल पिचक गया, इसके चारों तरफ आ गया न्यूक्लियस में, इसी, हाँ वो जेड जेड में ही रह गया। यस यस, वो जेड जेड के हिसाब से ही रहेगा, वो ना के बराबर है। सो ये मैंने क्या बना दिया नीचे आपके लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डैश नहीं है, माइनस है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट है ये। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आखिरी के 3 ऑर्बिटल की शेप सेम होती है, तो वो अब मैं बनाऊं, दिखाऊं। देखो कुछ मेरे बच्चे उसका तरीका पकड़ पाए। जो भी आज स्लीपी हो रहे हैं, या तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको घर भेज दूं, या आधा घंटा और सेमिनार रखिए। जागना तो मजबूरी है, आप लोगों को एक्टिव रहना मजबूरी है। मेरे लिए अब इरिटेशन बढ़ रही है इस बात से कि लोग झपकियां ले रहे हैं। तो अगर एक पिदके से एक चैप्टर के टेस्ट से पहले अगर आपका ये हाल है तैयारी करने में, गॉड नोज आप जब अपने स्कूल के मिड टर्म देने जाएंगे, बोर्ड देने जाएंगे, और जेई 70 चैप्टर का देने जाएंगे, पता ही नहीं क्या होगा। 70 दिन नहीं सोएंगे क्या? सो प्लीज वेक अप।
अब तीनों के तीनों ऑर्बिटल मेरे पास आते हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या, लेट मी शो यू फर्स्ट। एक बार देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये बीच में मिरर डाला है मैंने, प्लेन डाला है, ठीक है। बीच में प्लेन डालने का क्या मतलब है, एक बार इस प्लेन को समझते हैं एवरीवन। ये कॉपी है, इसको आप 2D मान लोगे, 2D प्लेन, राइट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कुछ भी आप एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी दो एक्सिस चूज कर लो। इस कॉपी के ऊपर एक डंबल, इस कॉपी के नीचे दूसरा डंबल, ये कुल मतलब दूसरा हिस्सा, ये पूरा क्या हुआ, एक पी ऑर्बिटल, राइट। इस कॉपी के प्लेन में 2p के उस ऑर्बिटल में डंबल, आई होप आपको दिख रहे हैं। आज के बाद से बैलून को डंबल के नजरिए से देखना आप लोग। इसमें मुझे बताइए, कॉपी के प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इस पूरे को नोडल प्लेन कह सकती हूँ, पूरा प्लेन ही नोड हो गया, इसको नोडल प्लेन। और p ऑर्बिटल बाय बर्थ ये लेके आ रहा है। थोड़ा जल्दी आओ यार, मेरे से पूछोगे, अब तुम लोग बड़े हो जाओ यार। एक एक मेरे से पूछते हैं वॉशरूम जाएं, एक एक मेरे से पूछते हैं मे आई कम इन। क्या अब तक आपको पता नहीं लगा, आपको बोलने के वक्त मैं खड़ा होने को नहीं कहती? मेरा फ्लो बहुत ब्रेक कर रहे हैं आप लोग। टुडे शुड बी द लास्ट डे। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं 3D में क्लास को लेके जा रही हूँ, उसमें मेरे को इशारे हो, नॉट फॉर यू। ये 3-4 दिन से सभी लोग कर रहे हैं। डोंट आस्क मी फॉर वॉशरूम्स, गो, यू पीपल आर मेच्योर इनफ नाउ, राइट। एंड डोंट आस्क मी मे आई कम इन। मेरी 12th में एक लड़की, वो अभी तक ऐसे कर रही है। मैंने स्कूल की जॉब इसीलिए नहीं करी। आई ट्रीट यू इक्वल, थोड़ी सी बड़ी बस, ठीक है। चलिए, ये मेरा हुआ नोडल प्लेन। इसमें ऊपर एक डंबल, इसमें नीचे एक डंबल, ये क्या होगा, नोडल प्लेन। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। ये डायग्राम इससे बेस्ट तरीके से नहीं बता सकती। अगर ये नोडल प्लेन है तो एक डंबल इधर, एक डंबल इधर, ये एक्स वाई इज नोडल प्लेन, जेड इज डंबल, राइट। और तीसरा ऐसे दिखा देती। अगर मेरे को जेड एक्सिस दिखानी तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देती, एक्स वाई जेड जो भी है, या आगे करके दिखा नहीं पा रही हूं मैं, यूं करके दिखा दूं। अब अगर यही नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं बाकी के अगर आपको दिखाना चाहूं, वाई जेड मैंने 11वीं में कैसे रटा था पहले बताती हूँ, हमें तो कोई समझाने वाला था नहीं। वाई जेड का मतलब क्या था, वाई एक्सिस पे जो मिरर रखा है लोब से टकरा ही नहीं रहा है, ये बीच में। एक्स एक्सिस जो है, अब एक मिरर ये है, दूसरा मिरर फ्लैट दिख रहा है, तो वन मिरर इज दिस, अदर मिरर इज दिस, ये। अब जो 4 लोब है, प्रॉब्लम है मेरे 2 ही हाथ हैं, तीसरा है नहीं तो मैं ये ऐसे ही पकड़ के रखती। अगर आप इन दोनों मिरर को ऐसे देखें, एक यूं और एक इस तरह से रखा है, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक इधर, एक इधर, लोब्स के बीच में चेक। लोब्स इन दोनों प्लेन्स के बीच में लोब आएंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर, क्योंकि डी जो है डबल डंबल है। तो अब आप ऐसे तो समझाने जाएंगे नहीं, गूगल पे सर्च करोगे, इससे बढ़िया डायग्राम मेरे को नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया। तो यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 3 एक्सिस दिखाई दे रही हैं। नाम क्या है इसका, वाई जेड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लोब्स हैं ही नहीं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लोब्स हैं ही नहीं। अगर मैं करी लोब यहां है तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, तीसरी। तो जिसमें लोब टकरा रहा है, जिस एक्सिस में लोब घुसा हुआ है, वो एक्सिस आपको अलग दिखाई दे रही है। तो ये मेरे पास, ये मैंने अपनी मर्जी से नाम लिखे हैं। इट डजंट मीन कि आप मतलब कुछ सोच के लिख रही होंगी। मैं आपको बिना नाम लिखे एक बार दिखाना चाह रही हूं, ताकि आपका इसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सके। ये वाला देख लो, सी दिस एक्स वाई। दोबारा देखो कैसे जुगाड़ लगाऊंगी, वो जुगाड़ मैं बाद में बताना चाह रही हूँ, पहले मैं आपका दिमाग चलवाना चाह रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि मतलब मेरा बताया जबरदस्ती माने। अब इस पूरे को देखिए, अगर ध्यान दिया जाए, लोब सिर्फ एक ही एक्सिस को काट रहा है, बाकी 2 एक्सिस को एग्जम्प्ट कर रहा है, हाँ या ना? ये तो मेरे हाथ के डायग्राम से समझ आ गया होगा। जिस एक्सिस को लोब काट रहा है उसे छोड़ दो, बाकी दोनों एक्सिस के बीच में लोब है, इसलिए नाम रख दिया एक्स वाई। तो ये कौन सी एक्सिस रही होगी यहां पर, जेड।
अब अगर मैंने ये जुगाड़ समझ लिया तो ही मैं इसका डायग्राम बना सकती हूं. लेट्स चेक. एक्स और जेड के बीच में है लोब्स चारों, जो मैं यूं दिखा रही थी. इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखना है, ये काट रहा है किसको, सिर्फ वाई एक्सिस को. ये हो जाएगा डी एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा डी एक्स वाई. तीसरा खुद बना लेंगे, इसका होमवर्क होगा आपका. बनाइए अब पांचों. दो तो बना के आए हैं हम. डी जेड स्क्वायर बना लिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना लिया. ये दो बनाइए, तीसरा घर पे बनाएंगे, यहां नहीं बनाएंगे. घर पे बनाने से ना थोड़ा सा एक बार रिटेंशन और हो जाएगी. ना ना ना, वो तुम कहां बना सकते हो भाई, वो तो आर्किटेक्ट वालों के अलावा कोई नहीं बना सकता. मिरर वाला, अच्छा तुमने बना लिया है, गुड. बट डोंट वेस्ट टाइम, इससे काम चल जाएगा. मेरे से नहीं बनता भाई, और जरूरी नहीं है. किसी को भी मान सकते हो. और मैं तो मैंने क्या किया होता है, मैं तो इसी डायग्राम को कॉपी 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 करती जाऊंगी. ना 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 ना, एक्सिस पे सेम ही. मैं इसी को एक्स वाई जेड की जगह वाई जेड एक्स कर दूं. वो तो यूं घुमा के देख रहे हो ना आप बस उसको रोटेट करके देख रहे हो, उल्टे होके देख रहे हो, दैट्स इट. 3D में नहीं, कोई शेप चेंज नहीं होगी, एक्सिस बदलेगी, शेप सेम रहेगी. तो कुल मिला के 5 याद हो गए ऑर्बिटल्स. सोचो इनके अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, कहां बोर आसपास आ सकता था इस थ्योरी के. इनके अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन. तो जब आपसे मीथेन बनवाएंगे ना, तो हम बात करेंगे मीथेन के वैलेंस शेल में 2p में होता है इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा. 2p के डबल डबल, 1s का सिंगल स्फेयर. ये ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? तब आएगी केमिकल बॉन्डिंग की बारी, जो बहुत ही जल्दी आने वाली है. टेस्ट पोस्टपोन करने की एक वजह और रही. लास्ट ईयर मेरा टेस्ट पड़ा था 31 मई को. मैं एक वीक एडवांस चल रही हूँ सिलेबस खत्म करने के हिसाब से. सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी कि इतनी जल्दी क्यों लूँ, मैं थोड़ा और डिटेलिंग में घुसवा लेती हूँ आपको. ऐसा नहीं है लास्ट ईयर हमने ये नहीं पढ़ाया था. लास्ट ईयर बैच शायद 2 दिन जल्दी या बाद में शुरू हुआ होगा, बाद में ऑब्वियसली. तो सिंस मेरा कैलेंडर मैच कर रहा है, एडवांस में हम, तो हमने इसको आज स्लो पढ़ा के रिटेन करवाना सही समझा. आ जाएगा सबके पास डायग्राम? गुड. अब एफ ऑर्बिटल की शेप इतनी ज्यादा डिफ्यूज्ड है, आज तक मैं उसका नाम भी नहीं दे पाई हूं और ना उसकी शेप. एक दिन आपको होमवर्क दिया गया था. एस शेप क्यों दी गई, एस नाम क्यों दिया गया? शार्प. पी, और मैंने कहा था बिना गूगल के ढूंढ के आना, प्रिंसिपल. डी शेप बहुत डिफ्यूज थी, कोई बता ही नहीं पाया, इसीलिए इसका डिफ्यूज्ड. एफ फंडामेंटल, एफ से आया फंडामेंटल. तो ये एसपीडीएफ का मतलब कुछ कुछ रिलेट किया गया उनकी किसी प्रॉपर्टी से, इसीलिए एसपीडीएफ लेकर आए हम. अब आ जाता है लास्ट, टू क्लोज दिस ऑर्बिटल थिंग. नोड्स क्या होते हैं ये आपको पता लग गया. नोडल प्लेन क्या होता है? अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, अगेन ये वाली डायग्राम याद है? और लोब्स जो मैंने बनवाए, मैंने आपको दिखाने के लिए यूं कर लिया था, यूं फ्लैट आपको दिख नहीं रहा होगा, यूं कर लिया था. और बाकी के डी में चारों के चारों लोब्स इनके बीच में थे. क्या मैं कह सकती हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही नोडल प्लेन है? तो कितने नोड हुए? यानी डी ऑर्बिटल पैदा होते ही 2 नोड के साथ पैदा हुआ है. पी ऑर्बिटल पैदा होते ही 1 नोड के साथ पैदा हुआ है, उसका ये डंबल. तो अगर आप ये पकड़ते हैं दिस, तो इस पूरी प्लेन में कोई डेंसिटी नहीं, इस पूरे प्लेन में कोई डेंसिटी नहीं. तो कितने नोडल प्लेन हुए? 2. और पी में मैंने क्या बात करी थी इस कॉपी के थ्रू? दिस, ऊपर 1 लोब नीचे 1 लोब. इसमें कितना नोडल प्लेन हुआ? 1. ये मिनिमम है. चाहे 2p, 3p, 4p, 6p, 7p कोई भी ले आइए, सब में ये होगा ही होगा. ये इनकी ज्योमेट्री में इनबिल्ट है, बन के आया है, इसे आप मुक्त नहीं हो सकते, ये तो होगा ही होगा. तो कुल मिला के अब मेरे को नोड्स को कंसोलिडेट करना है और चैप्टर खत्म करना है. नोड्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं. नंबर ऑफ नोडल प्लेन, जो मैंने अभी आपसे बात करी, उसको एक और नाम से बोला जाएगा आज के बाद, एंगुलर नोड्स. ये तो या प्लेनर नोड प्लेन से एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे. चेक. अगर मैं कहती हूं 2p, इस फॉर्मूले, इस इंफॉर्मेशन को छोड़ दो, अभी जो बताया 2p, कितने नोड प्लेन? 1. ओके. 3p
1 2 क्यों आ रहा है भाई? P, राइट? 3p में भी 7p, तो ये n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? l पे। वंस अगेन, अभी एक दो सवालों के जवाब और दीजिए। 2D में कुछ भी, क्या पूछ रही हूं 2D में? पहले बोलो मैम, 2D होता है? मैंने गलत ऑर्बिटल लिखा है भाई, और फास्ट फास्ट लिखा है इसलिए कि 1 2 3 बहती गंगा में हाथ धो देंगे हम। 2D इज रॉन्ग ऑर्बिटल, 2D होता ही नहीं है। एक सेकंड नहीं लगा रहे हैं आप लोग गलत करने में। बच्चों नया टॉपिक है, ध्यान से धीरे, मैं पिछली चीजें चेक करती चलती हूँ साथ साथ। कितने नोडल प्लेन? 2। 5D में, यानी वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? L पे। तभी आपको कहा था L की वैल्यू क्वांटम नंबर में नहीं आई तो लंबा फंसेंगे हम। तो यहां पर अगर मैं अब देखूं तो p ऑर्बिटल सब में कितने नोडल प्लेन्स? 1। नोडल प्लेन आसान होता है, एंगुलर नोड बोलती हूँ। सब में कितने एंगुलर नोड्स? 1। इसी तरह से D में सब में कितने? F की शेप जाने बिना उसका नोड बताओ। L जो है, L की वैल्यू गिव्स मी एक्चुअली एंगुलर नोड्स। अच्छा अब ठीक है, ये वाले नोड्स तो ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जानने हैं। अभी रेडियल नोड क्या है? जो नोड आप वो बेल्ट पढ़ रहे थे, ये होते हैं रेडियल नोड। अक्रॉस द रेडियस चलते गए डिस्टेंस और कितने आए, इनको कहते हैं रेडियल नोड्स। सो मेरी क्लास अब बताए 1s में कितने नोड थे? 0। 2s में कितने नोड्स थे? 3s में कितने नोड्स? डायग्राम बना के आए हैं हम। 3s में 2, 4s में कितने? कोई जुगाड़ बताओगे फॉर्मूले का? n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1। लेकिन अगर मैं कहती L0 है, दोनों ही फॉर्मूला सूट कर रहे हैं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अभी लिखना मत, ये तुम लोगों के जुगाड़ सुन के लिख रही हूं, करेक्ट क्या है बाद में बताऊंगी। ये हो गए रेडियल नोड्स। अब एक और चीज, 2p में कितने नोड आए थे? 2p में सिर्फ एक भी नहीं, 0 नोड था 2p में। अगर मैं 2p के नोड्स की बात कर रही हूं और आप मेरे को बता रहे हैं उसमें कितने नोड्स? 0। ये कौन से नोड्स की बात हो रही है? रेडियल नोड्स। मेरे को बताइए पिछले अंदाजे से 3p में कितने होंगे? जैसे 2s में, सॉरी 1s में 0 था, 2s में शुरू हुआ था, वैसे ही 2p में 0 है तो 3p में शुरू होगा 1। 4p में कितने? अब इसका जुगाड़ अगर मैं पूछती तो आप n-1 में फंसते। तो क्या हर एक के रेडियल नोड्स का अलग फॉर्मूला? नहीं। इसीलिए फॉर्मूला ज्यादा अच्छा क्या रहा? n-l-1 कर दो, p के नोड्स भी आ जाएंगे और s के नोड्स भी आ जाएंगे, क्योंकि s के लिए तो l 0 ही है। सिमिलरली d के लिए भी। तो अब लिखने का काम आपके पास, जो मैंने आपको रोका हुआ है वहां आते हैं। लिखिए जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने यहां दे रखा है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स या एंगुलर नोड्स होते हैं इक्वल टू l, और नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स होते हैं l n-l-1। मुझे इन सारों के, आपको काम दे रही हूं, इन सब के दोनों नोड्स का काउंट सामने चाहिए, नोडल प्लेन्स का भी और रेडियल नोड्स का भी। यहां पर पहले मैं आपसे पूछ रही हूं एंगुलर नोड्स और फिर पूछ रही हूं रेडियल नोड्स। 2p में कितने एंगुलर नोड? 1। p है ना, 1। p के लिए l हमेशा 1 होगा। और रेडियल नोड कैसे निकलता है? n-l-1 0। 3d के लिए ये तो 2 और ये, आराम से करो, जल्दी क्या है?
एल क्या होता है? 2। करो, मैं कराती, अच्छी लगती है इतनी छोटी कैलकुलेशन, करिए। आई एम वेटिंग, नोट डाउन ऑल द नोट्स। लक्ष्मी कर लिए सारे? बच्चों एंगुलर नोड्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एल की वैल्यू, एल की वैल्यू हाँ, तो वो मैंने उसके पर्यायवाची लिखे, ठीक है, सिनोनिम्स लिखे हैं मैंने। एक होता है जो अपनी ज्योमेट्री के साथ ही पैदा होके आ रहा है, और एक होता है जो डिस्टेंस के साथ डेवलप हो रहा है। 1s में एक भी नोड नहीं, थोड़ा और दूर गए 2s एक नोड, थोड़ा और दूर गए 2 नोड, ऑर्बिट्स के हिसाब से, यस, ऑर्बिटल्स। और 5f में रेडियल नोड्स कितने विमान? 5f। 5f में रेडियल नोड्स इज n5 माइनस l 3 माइनस 1, इतना तो आप कर ही लोगे। टोटल नोड्स अगर मैं किसी की भी बात करूं, एवरीवन, टोटल नोड्स क्या होंगे? n माइनस l माइनस 1 प्लस l, तो टोटल नोड्स क्या हो जाएंगे? कितना आसान दे दिया मेरे को। अब मैं पूछ लूं 6D में टोटल नोड्स, क्विक 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 क्विक, 6D 5, कुछ नहीं सोचना, टोटल नोड्स तो पूछते ही नहीं क्योंकि बड़ा आसान है। ले 6D में 5 होंगे, 5f में 4 होंगे, आपको n में से एक माइनस करना, उतना तो कर ही लेते हैं हम, बस उतना ही करते हैं हम, उससे आगे कुछ हो जाए तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो टोटल नोड्स हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट। ऐसा ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करो जिसमें एक ही रेडियल नोड होता हो। आदर्श कुछ बता सकते हैं? Yes, ma'am. ऐसा मेरे को उठा के दीजिए ऑर्बिटल जिसमें एक ही 2s. रेडियल नोड होता हो। 2s. और कोई? चेक करो, इसमें से एक गलत है, चेक करो, इसमें से एक गलत है। मैं ऐसे ही कह रही हूं, शायद एक गलत है। 3p लो आया, ये रहा, गलत है 3p। स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है उसने। 4D और 6D दोनों, आर यू श्योर? ओ यस, गुड, आई लाइक इट, 6G। अब चेक करो, मुझे ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक ही रेडियल नोड हो। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहले इसका बैकग्राउंड याद कराऊं क्या था। हमने शुरू में पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, जो ये कहती है कहीं से भी एनर्जी आ रही है, कॉन्टिन्यूस आ रही है, और हमने उसको किस चीज से चैलेंज किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर लगातार आ रही होती तो रेड लाइट से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता था, और खड़े खड़े धूप में हमारे अंदर वो एनर्जी इकट्ठी होती तो हम लोग, लाइफ हमारी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। ये तो चलो बाद में कहने की बात है, लेकिन उस वक्त नहीं सोचा था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस पॉस्टुलेट को आके चैलेंज किया था? एनर्जी इज नॉट कमिंग कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट रेडिएटिंग कॉन्टिन्यूस। कुछ और है जो प्लैंक ने आके बताया, पैकेट्स। दूसरा चैलेंज जिसके पास आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जरा सा 4 लाइनों का, एक ही स्लाइड है इसकी बस, बट किसी भी दिन मैं सूटेबल टाइम नहीं निकाल पाई। क्लास के अंदर फोन, शाबाश जियो, कौन सा वाला है? आईफोन है। मेरे पीएन का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना है। आई फाइंड इट गुड फॉर हिम। देखो 2-4 बार मैंने ऐसा भी किया हुआ है कि मैंने ही ले लिया, और कॉल जो आ रही है वो मैंने ही अटेंड की है, और अगर मम्मी की कॉल हुई तो मुलाकात तय है उसके बाद। तुम छोड़ो, उनको मैं डांट लगाऊंगी कि क्लास में है बच्चा तो क्यों कॉल आ रही है। इस क्लासरूम में एंटर करने से पहले फोन ऑफ करके बैग की जिप में होना। अब मत करिएगा, दिख रहा है मेरे को कितनों ने सजा के रखा है टेबल पे, अपनी कमाई से लो तो सजाओ,
पापा की कमाई से लिए हुए, मम्मी की कमाई, अब तो खैर मम्मियाँ भी कमाती हैं, ऐसे कैसे कह सकती हूँ, मम्मी की कमाई से लिए हुए फोन को तुम लोग रख रहे हो, मेरे पास फोन है, साइड में रखा करो उसको बैग में, एंड इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसी। क्लास में अगर आप मोबाइल अपने आसपास पॉकेट में भी रख रहे हैं, कम ऑन, क्या हो गए हो यार। बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द रूम वेयर यू आर सपोज टू शो बेस्ट फॉर्म ऑफ फोकस। आग में पानी डालने वाला काम है, दोनों ऑपोजिट एक साथ, दिस ब्रिंग्स ह्यूज डिस्ट्रैक्शन, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। सो अब मेरे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चैलेंज किया, मैं जरा उस हिस्से को पकड़ती हूँ। बिल्कुल जीरो से समझना, हमने ये बोहर वोहर कुछ पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल बीच में आते हैं। एक और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ और बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ, ब्लैक बॉडी। आपने कभी इसको साइंटिफिक वर्ड को कभी सुना है, ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी हैज नथिंग टू डू विद ब्लैक। तो काले रंग की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे, ये मतलब नहीं है। ब्लैक कलर की सबसे बड़ी खूबी क्या है जिस वजह से इसका, इट एब्जॉर्ब हीट, लाइट नहीं हीट, और आधी ग्लास काले कपड़ों में गर्मियों में, आई एम सरप्राइज्ड व्हाई। ब्लैक इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्योंकि यहां मैं एक परफेक्ट एब्जॉर्बर बॉडी की बात कर रही हूं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ही ब्लैक बॉडी रख दिया गया। ब्लैक कलर से अच्छा कोई कलर नहीं है जो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अम्ब्रेलाज धूप के लिए ब्लैक सजेस्ट होते हैं या लाइट कलर्ड, अब अपने आप सोचिएगा। ब्लैक वाला जो है, ब्लैक अम्ब्रेला धूप को एब्जॉर्ब कर लेगा, आप तक नहीं पहुंचने देगा। और अगर आजकल चले हुए जेंजीज ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला लेके चलते हैं हम, तो आई थिंक इट इज फॉर फोटोशॉप ओनली। तो वो उससे सारी हीट, मतलब किसी ने बहुत ज्यादा अकल लगाई है ट्रांसपेरेंट बनाने में, सारी हीट अंदर आए, ये वो अम्ब्रेला है। ठीक है, वो बारिश से बचाता होगा। सो पॉइंट यहां पर ये, ब्लैक बॉडी की खास बात, ब्लैक कलर की खास बात, वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कम से कम वेस्ट हो रही है, इधर उधर जा रही है। ठीक है, उससे क्या मैं अब समझती हूं, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम हीट कर रहे हैं, और वो सब्सटेंस मैं लाई हूं परफेक्ट एब्जॉर्बर, यूजुअली आयरन, जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर की तरह बिहेव कर रहा है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकता है, उस एब्जॉर्बर को मैंने क्या कह दिया, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, कि ये पूरी की पूरी रेडिएशन हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, एंड अ परफेक्ट रेडिएटर ऑल्सो। पूरी की पूरी हीट को इसने एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद एब्जॉर्ब अपने अंदर किया, उसके बाद अब एनर्जी एक जगह रुक तो सकती नहीं है, अब इसको रेडिएट तो होना है, ये उसको वापस रेडिएट करेगा। धूप आई और उसको वापस रेडिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को बहुत गर्म करेगा, बहुत एब्जॉर्ब करेगा। तो इसने क्या करना है, एक बॉडी ऐसी हमने चूज करी, एक मेटल की बॉडी जो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है। ठीक है, बस ये तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन थी। अब हुआ क्या, वो परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगी और परफेक्टली रेडिएट करेगी। अब उसकी रेडिएशंस कैसी होंगी वो देखते हैं। तो अब आप ये मैंने ब्लैक कलर क्यों बनाया आप समझ गए होंगे, जस्ट टू सिंबलाइज कि वी आर डूइंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक आयरन की बॉल है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, उसके नीचे मैंने यहाँ पर रख दी फ्लेम, बर्नर रख दिया फ्लेम, और उससे इसको मैं हर वक्त क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। तो कभी आपने सेफ्टी पिन, ऑल पिन घर में अगर चूल्हे पे आग जलती है उसमें अगर स्पेक्यूला से पकड़ के डालने की कोशिश करो तो रेड हो जाती है। जैसे वो रेड क्या है, वो अपनी एनर्जी रेडिएट कर रही है और आपको दिखता है लोहा लाल होता हुआ। कभी आप किसी वीडियोस को देखें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हैं, उसमें लोहा या कॉपर या जो है गिरते हुए लाल रंग का दिखता भी होगा। तो सबसे पहले इसने जो हीट एब्जॉर्ब करी, अब उसको रेडिएट करना शुरू किया। रेडिएट किया तो सबसे पहले कौन सा कलर रेडिएट हुआ, रेड। क्यों रेड, सबसे कम एनर्जी, रेड की एनर्जी कम है। और मैंने जो सबसे पहले जो दिया, जितनी भी हीट इसको मिली, इसने उसको रेडिएट करना शुरू किया। और मैंने अब क्या करना शुरू किया, रेड कलर दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरे को इमेजिन कर लो रेड कलर दिखाई दे रहा है, उस सेफ्टी पिन का कलर लाल हो गया है, मतलब जो हीट आप दे रहे थे परफेक्टली एब्जॉर्ब हुई और वो एमिट हो गई, और रेड कलर। अब आपके घर के जो बर्नर है उसमें इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की होती नहीं कैपेबिलिटी। जो लैब्स और इंडस्ट्री में बर्नर होते हैं, अलग फ्यूल होते हैं, उसमें एलपीजी यूज़ नहीं होता, उनकी फ्लेम्स का टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इंडस्ट्री में जाती हूँ और फ्लेम में और ज़्यादा कैपेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने की, मैं इसको और देर तक हीट करती हूँ,
तो ये रेड कलर बदलने लगता है, और बदलते बदलते सफेद तो चलो जो होगा सो होगा, एंड में आके ये क्या कलर हो जाता है, एंड नहीं, नियर टू एंड, ब्लू। पूरा विबग्योर रिवर्स से चल गया। बीच में सारे कलर दिखे होंगे, मेरी आंखें देख पा रही नहीं देख पा रही बात अलग है, क्योंकि मैं कर नहीं रही, मैं तो आपको एक पिक्चर से दिखा रही हूं, बट ऐसा होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, एमिटेड रेडिएशन का कलर बदलता गया, रेडिएशन का कलर बदलता गया। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी की बात समझती, भाई एनर्जी तो कॉन्टिन्यूस आती और जाती है, तो एनर्जी बढ़ने के, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी बढ़ी, राइट? और एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, रेड कलर और शार्प होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस है। यही थी पुरानी थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी है, कि कॉन्टिन्यूस अगर आ रही है तो वो रेड कलर और शार्प और शार्प और शार्प होता जाएगा, बट कलर तो रेड ही रहना चाहिए था। ये कलर बदलने का क्या मतलब है? पक्का एनर्जी का कलर से कुछ लेना देना है। अब कलर से कुछ लेना देना, और कलर का किससे लेना देना है, इंटेंसिटी से नहीं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वालों के पास, आप कहते हो एनर्जी कॉन्टिन्यूस आती जाती है, अगर कॉन्टिन्यूस आती जाती होती तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ही कलर की आनी चाहिए थी, रेड। लेकिन ब्लैक बॉडी में सारे कलर्स दिखाई दिए, एंड में जाके ब्लू भी आ गया, तो एंड में तो हाईएस्ट एनर्जी गई होगी इसके अंदर, और वो हाईएस्ट एनर्जी जब एमिट हुई होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्लू एंड पे ही होती है, क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ है। यहां से पता चला भाई एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद इंटेंसिटी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। प्लैंक ठीक ही कह रहा है कि एनर्जी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, एनर्जी बढ़ाने से इंटेंसिटी कोई नहीं बढ़ रही, रेड का रेड कलर नहीं रह रहा, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने जाके झटका दिया उसको। ये तो हुआ आपका एनसीईआरटी। लेकिन जैसे ही आप आते हैं इसके कंपटीशन पार्ट में, इसका एक ग्राफ, और अननेसेसरी को कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अननेसेसरी को, तो इस ग्राफ को भी समझिए क्या चीज है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ का रिश्ता देख रही हूं मैं, और कुछ नहीं, जो है नहीं मेरे को पता है, लेकिन क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ही चलती थी, तो वो तो कॉन्टिन्यूस कहते हैं, कॉन्टिन्यूस कहते हैं तो भाई एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उससे जो है इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, यही होना था, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो अब मैं आपको ग्राफ जो बता रही हूं, क्या बता रही हूं, इसके कंफ्यूजन की वजह होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग आप 2 मिनट में पूरे फोकस से समझने की कोशिश करिए। जब मैंने वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ बनाया अलग अलग टेम्परेचर पे, ऐसा ग्राफ पहली बार ला रही हूं आपके पास। T1 इज कम, छोटा टेम्परेचर, उतना गर्म नहीं किया। T1 टेम्परेचर पर ये अलग अलग वेवलेंथ है बच्चों, ये शायद इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर रहे होंगे, और यहां पे रेड कलर आया होगा। जब मैं वेवलेंथ की वैल्यू छोटी से बड़ी स्टार्ट कर रही हूं, तो ये साइड क्या रही होगी, ब्लू साइड, और ये साइड क्या रही होगी, रेड साइड। बिल्कुल बीचों बीच कौन सा कलर मानूं, चलो येलो मान लिया अप्रॉक्सीमेटली। येलो कलर, मैंने रेड कलर से कर्व बनाया, इसका मतलब ये रेड कलर की वेवलेंथ नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन है, बुक्स में कलर डायग्राम जैसे ही आता है। इससे मुझे पता चला है टेम्परेचर T1 पर सबसे ऊंची इंटेंसिटी कौन से कलर की आई, मुझे येलो दिखेगा। टेम्परेचर T2 पर ज्यादा एनर्जी थी, वो ज्यादा एनर्जी एमिट हुई माधव, तो उस पे कौन से कलर की पीक मिली होगी अंदाजन, तुम यहां हो नहीं इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, हाँ ब्लू एंड, यही रख दो अभी बता दूंगी मैं। ब्लू के आसपास जो भी विबग्योर में आपको ब्लू के आसपास जो मर्जी यहां कलर मिला होगा, ब्लू एंड पे कलर। यानी इस ग्राफ से ये पता चलता है टेम्परेचर बदलते ही किस कलर की इंटेंसिटी बढ़ी वो पता चला। टेम्परेचर बढ़ने से कलर दिखना बदल गया, पहले दिख रहा था येलो, बाद में ब्लू एंड में कुछ दिखा, इंडिगो दिखा, कुछ भी दिखा, वायलेट दिखा, व्हाटएवर। यानी टेम्परेचर बदलने से कलर बदला। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं,
जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये कहती है इंटेंसिटी का कोई लेना देना ही नहीं एनर्जी से, फिर ग्राफ में इंटेंसिटी क्यों? ये बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन डाल दिया। ग्राफ में इंटेंसिटी यही बता रहे हैं कि आपकी आंखों को सबसे ज्यादा इंटेंस कलर ही दिखता है, बाकी कलर जड़ा मरा है, आपको दिखा भी नहीं, उनकी इंटेंसिटी बहुत जरा सी थी। तो इंटेंसिटी का मतलब है किस कलर की रिफ्लेक्शन रेडिएशन सबसे ज्यादा हुआ, आप तक सबसे पहले पहुंचा, आपकी आंखें उसी कलर को पकड़ेंगी। तो ये ग्राफ जेई और नीट में अगर आता है तो कंफ्यूज नहीं होएंगे इसमें। आपकी एनसीईआरटी में भी ग्राफ बना रखा है, ऐसी बात नहीं, एक बॉक्स में, बट यूजुअली देखा गया है स्कूल पेपर्स में ग्राफ नहीं आता। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नोट डाउन ब्लैक बॉडी रेडिएशन।